बच्चों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, झक्कास होंगे, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झक्कास। फाइनली सीबीएसई के सैंपल पेपर्स यहाँ पे फॉर द ईयर 2024 एंड 25 आ चुके हैं। इस बार थोड़े से देरी से आए हैं बट फाइनली आ चुके हैं। आज इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है इसको हम मिलकर डिस्कस एंड सॉल्व करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में पूरा पेपर यहाँ पे विद ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। पेपर देखा जाए बहुत अच्छी बात है भाई, मॉडरेट लेवल का पेपर आया है। ऐसा पेपर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो मतलब वाह ही वाह, क्या ही तो बात हो जाएगी। बहुत ही मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर है और बच्चे आसानी से इसमें बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सैंपल पेपर की बात करें तो सैंपल पेपर में आपके एमसीक्यू 3 मार्क 4 मार्क एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में सॉल्व कर देंगे इंक्लूडिंग द ब्रीफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, जहां पे हम शुरुआत कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, जो कि 1 मार्क ईच का होता है। तो क्वेश्चन कहता है द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहिब लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग toys, Mr. Aharavat noticed that the workers in the factory were not giving their best as the physical conditions in the factory were not good. He conducted an experiment to see the effect of improvement in the physical conditions in the factory on the performance of the workers by providing adequate ventilation and water facilities. He observed that the fatigue level of the workers reduced. यहाँ पे एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है, कौन सा वो आपको पहचानना है। अच्छा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो 3 तरीके का नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपने यहाँ पे पढ़ा था। मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ठीक है, कंक्लूजन के ऊपर नहीं जाते, उन्होंने बस इतना कहा है, एक नेचर बताया गया है इसमें, आप वो नेचर को पहचानिए। तो कोई भी केस स्टडी में अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है, आपको फोकस करना है मेन उसके कीवर्ड्स पे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया टू सी द इफेक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन फिजिकल कंडीशन इन द फैक्ट्री ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। तो जब भी मैं कहती हूँ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग इट्स ऑब्जर्वेशंस, तो जाहिर सी बात है ये एक फीचर ऑफ साइंस है और ये फीचर जो है वो मैनेजमेंट में भी मौजूद है। जहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी बने थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये प्रिंसिपल्स को बनाया गया था। ठीक है, तो कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे तो यस, यहाँ पे हम मोर इंक्लाइंड है टूवर्ड्स मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो भाई मैनेजमेंट एज अ साइंस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन ये एक केस स्टडी टाइप यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है जैस्मिन आहलूवालिया इज द मैनेजर ऑफ आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम मार्केटिंग टीम responsible for promoting exhibitions and events. In the previous season, she defined the total work of managing the events into graphic designing, registration inquiries, bill payments, etc. in order to facilitate specialization. However, instead of allocating work, she had assigned each team member the full responsibility of managing the promotion of an entire event. In spite of holding regular team meetings to take feedback, Jasmine found problems throughout the event season in the quality of graphic designing, registration inquiry, bill payments, etc. For the upcoming event season, Jasmine has decided to divide these responsibilities on the basis of her observation of the areas in which the individual team member has excelled in the previous season and allocate the roles based on the skills and competencies. तो आइडेंटिफाई द स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो यहाँ पे पहले प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ था बट अब इस सीजन में या आने वाले सीजन में प्रॉपरली परफॉर्म हुआ है। अब बच्चे जनरली क्या कहते हैं, यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अपकमिंग सीजन्स के लिए उसने डिसाइड किया टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोला तो डायरेक्टली यहाँ पे चले जाते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क के लिए। जानबूझ के क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि जैस्मिन ने कौन सा यहाँ पे स्टेप पहले परफॉर्म नहीं किया था और अब परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप प्रीवियस सीजन भी यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस सीजन में भी उसने यहाँ पे टोटल वर्क ऑफ मैनेजिंग द इवेंट्स है उसको उसने डिवाइड तो किया था ना, उसने उसमें डिफाइन तो किया था ना कि भाई उसमें बिल पेमेंट अलग होगा, रजिस्ट्रेशन अलग होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग अलग होगा। फर्क ये था कि 2 डिविजन ऑफ वर्क किया था। जब काम देने की बारी आई, ठीक है, तो शी हैड असाइन्ड ईच टीम मेंबर द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इवेंट मैनेजमेंट की एक जन के ऊपर यहाँ पे डाल दी थी। इस बार उसने ये चीज यहाँ पे नहीं की। ठीक है, इस बार उसने क्या किया, तो प्रीवियस उसके लर्निंग से उसने यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग जो है बेहतर किया और इस बार उसने जो रोल्स है वो प्रॉपरली अलोकेट किए।
तो जब मैं कहती हूँ प्रॉपरली रोल्स को अलोकेट किए, तो जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की। किसकी बात कर रही हूँ? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की बात कर रही हूँ। तो बेटा इसमें जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट एनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स। रीजन कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स। अब आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक समझाया था। पहले असर्शन देखो। असर्शन कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग का एम है कि फ्यूचर में उनको कोई भी दिक्कत ना आए इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड्स, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे ट्रू है। अच्छा, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स बिटवीन ओन्ड एंड बोरोड फंड्स। ये भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। अच्छा, अब ये समझना है कि रीजन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ असर्शन। तो दोनों के बीच में या तो आप बिकॉज लगा दो या तो हेंस लगा दो। चलो मैं यहाँ पे बिकॉज लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट एनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर। नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग अलग है, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग टॉपिक है, दोनों का कुछ कनेक्शन नहीं है। तो भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, जहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है। दोनों को देखना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 कहता है सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। भाई साहब ये जो है ना, ये बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में रीसेल और सिक्योरिटीज होती है, तो इसमें जो कंपनी का कैपिटल है वो चेंज नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी जब न्यू शेयर्स इंक्रीज इशू करती है, वो कंपनी का कैपिटल फॉर्म करता है या इंक्रीज करता है। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज अप टू 1 ईयर के लिए बनाया गया है, मोर देन 1 ईयर के लिए कैपिटल मार्केट यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो भाई यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब इसमें कहा गया है चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े थे, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट में एक्सटर्नल सोर्स का एक एडवांटेज गिवन है, कौन सा वो आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्स से होता है। ठीक है, चलो आगे भी देख लेते हैं। रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्नओवर, ये गलत है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये गलत है। डेवलप्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये गलत है। ये तीनों एडवांटेजेस है बट इंटरनल सोर्सेज के है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, जो कि एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है कि आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से भी लोग यहाँ पे लाए जा सकते हैं, तो ज्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पे देखिए केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है गुडविल एंटरप्राइजेस इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हु फुलफिल्स द नीड्स ऑफ बोथ industrial users and consumers. The company is providing easy finance facilities at low rate of interest, which has considerably increased the demand for the product. The company has installed a new branch management software to efficiently manage and coordinate activities across their multiple branches and locations. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स माने तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे पहचानना है। अगेन पहचानने के लिए कीवर्ड्स वाली टेक्निक यहाँ पे आप इस्तेमाल करिए। जब भी मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट की बात करती हूँ, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा डायमेंशन हो जाता है, तो ये बन जाता है आपका इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात की है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करेंगे, तो भाई ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, तो ये कौन सा डायमेंशन बन जाता है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन यहाँ पे बन जाता है। तो यस द करेक्ट ऑप्शन इज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पे गिवन है। ठीक है,
आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, असर्शन एंड रीजनिंग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ कंज्यूमर फुलफिल्स व्हेन ही लुक्स फॉर द क्वालिटी मार्क्स गिवन अबव। तो जब भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी मार्क्स, मतलब प्रोडक्ट खरीदने के पहले उसमें जो क्वालिटी स्टैंडर्ड के मार्क्स होते हैं वो देखकर फिर हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो इसमें हमें कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फुलफिल करते हैं, कौन सी है वो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, कि भाई जब भी आप प्रोडक्ट्स को खरीदो तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट क्वालिटी मार्क्स को चेक करके फिर ही उसको खरीदो। ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्टैंडर्डाइज नहीं है, जिनमें क्वालिटी टेस्टिंग नहीं हुई है, क्वालिटी मार्क्स नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना अवॉइड करो, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डिविएशंस। भाई पहली चीज तो ना, कंट्रोलिंग से डिविएशन प्रिवेंट नहीं हो सकता, आप डिविएशन को होने से रोक नहीं सकते हो, ठीक है। सेकेंड रीजन कहता है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिविएशन बाय टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजंस दैट रिड्यूस देयर रेकरेंस। हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, कंट्रोलिंग से आप डिविएशंस को कम कर सकते हो, फ्यूचर में वो बार बार रिपीट ना हो, ये आप देख सकते हो, क्योंकि जब भी हम कंट्रोलिंग करते हैं लास्ट स्टेप हमेशा होता है फीडबैक इन कंट्रोलिंग, जहाँ पे हम फीडबैक रिपोर्ट्स बना के डिविएशन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और उसका आपने क्या सोल्यूशन निकाला है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड होता है, सो दैट फ्यूचर में ये डिविएशन यहाँ पे रिपोर्ट ना हो। तो भाई आपका जो असर्शन है वो फॉल्स है एंड आपका जो रीजन है वो यहाँ पे ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है ज्वाइनिंग अ जॉब मेक्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस, द एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ पोस्ट फॉर विच ही हैज बीन सिलेक्टेड, प्लेस द सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट ऑर्डर। तो भाई जब हम कहते हैं एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ पोस्ट फॉर विच ही हैज बीन सिलेक्टेड, तो मैं यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि भाई जो पोजीशन के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है आपको वो पोजीशन देना, बेसिकली आपको प्लेस करना, प्लेसमेंट करना। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद के जो स्टेप्स है उसका करेक्ट सीक्वेंस मुझे यहाँ पे बताना है। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद कौन सा आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहीं पे गिवन है, चलो 3 ऑप्शंस है जिसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यहाँ पे गिवन है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड देन आता है आपका कंपनसेशन, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, विच इज द करेक्ट आंसर। तो काफी बार जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टाफिंग प्रोसेस गिवन है, बट स्टाफिंग प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे बोला कि भाई ये स्टेप तक हो गया है, आगे के स्टेप आप बता दो। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रहता तो निमोनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो बना चुकी हूँ अगर आपको शॉर्ट फॉर्म्स बनाने हो तो, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड अबव। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग का एक सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस का पॉइंट्स गिवन है वो आपको बताना है। Spiceworks, a company providing financial services to its clients, is keeping a close check on the employees' activities by using biometric and retina scanning as modes of accessing the office premises in order to ensure greater security of information in the organization. तो भाई मैं यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ कर रही हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे लीक ना हो, बहुत सेंसिटिव है तो उसका मिस यूज़ ना हो, गैर इस्तेमाल ना हो, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग यहाँ पे गिवन है कि कंट्रोलिंग जो है वो इंश्योर करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई बायोमेट्रिक रेटिना स्कैनिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ तो इससे एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे सिस्टमैटिक वर्किंग करेंगे और मेरी इन्फॉर्मेशन मिसयूज हो, लीक हो जाए, ये यहाँ पे मैं अवॉइड कंट्रोलिंग से कर सकती हूँ, ठीक है। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, वो आपको पहचानना है, राइट। स्टेटमेंट 1 है नेट कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, ये तो करेक्ट है। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। हाँ, तो इजी लिक्विडिटी होता है उसको हम करंट एसेट कहते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इर्रिवर्सिबल, तो भाई वो इर्रिवर्सिबल डिसीजंस होते ही है क्योंकि हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म।
Size of the assets, profitability and competitiveness are not affected by capital decision. भाई ये स्टेटमेंट ना एकदम गलत है, क्योंकि they are affected by capital budgeting decision. Capital budgeting decision basically जो survival and success of a company है इसके ऊपर impact करता है, इसीलिए इसको important decision यहाँ पे माना जाता है. वो कंपनी की profitability जो है, success है, survival है, long term success है, इसके ऊपर impact करता है. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं to the next. State Commission has the jurisdiction to entertain complaints where the value of goods and services paid as consideration is dash. सबसे पहले मैं स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कमीशन, इसके ऊपर जाऊँ. ये बता दूं कि आपके लिए अपडेटेड एक्ट जो आई है 2016 वाली, वही आपको यहाँ पे पढ़ के जानी है, और उसी का जो आपको वैल्यू ऑफ गुड्स है इन डिफरेंट यहाँ पे टीयर्स, वो आपको लेकर जाना है. तो जब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 2016 की जो एक्ट आई थी वहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स किस तरीके से है, 1,1,5,5 ज्यादा. ठीक है, तो यहाँ पे 1,1,5,5 ज्यादा, तो उस हिसाब से अगर मैं जाती हूँ तो बेटा स्टेट कमीशन की बात करें, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2016 नहीं 2019 की एक्ट आएगी और 1,1,10,10 ज्यादा आएगा. ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, माय बैड. तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ 1,1,10 एक ज्यादा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर मैं स्टेट कमीशन की बात करती हूँ तो स्टेट कमीशन में जो गुड्स है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, तो मोर देन 1 करोड़ एंड नॉट मोर देन 10 करोड़. तो बेसिकली किस तरीके से काम करता है, 3 टियर रिड्रेसल फोरम यहाँ पे बनाया गया था. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक लेवल पे आता है जो कि है आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम, उससे जो हायर अथॉरिटी है दैट इज योर स्टेट कमीशन, एंड उससे जो हायर अथॉरिटी है दैट इज योर नेशनल कमीशन. ठीक है, तो गुड्स जो है जिसकी कीमत अप टू 1 करोड़ है, गुड्स जो है जिसकी कीमत अप टू 1 करोड़ है, उसकी सारी जो कंप्लेंट्स है वो चली जाएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट फोरम में. मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है, तो उसकी कंप्लेंट डायरेक्टली स्टेट कमीशन में यहाँ पे की जाती है. मोर देन 10 करोड़ है अगर, तो उसकी कंप्लेंट डायरेक्टली जो है यहाँ पे नेशनल कमीशन में की जाती है. ठीक है, तो ये अपडेटेड एक्ट जो 2019 की आई थी उसमें ये वैल्यूज जो है उसको इंक्रीज करके यहाँ पे चेंज कर दिया गया था. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, तो आपको बेसिकली मैच द फॉलोइंग यहाँ पे करना है. ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट कहता है इंक्रीज डिमांड ऑफ खाकरा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू दिल्ली रीजन. तो गुजरात में एक चीज की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिल्ली. तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें यहाँ पे रिलेटिविटी है. रिलेटिविटी मतलब क्या, कि वो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहता है. ठीक है, सेकेंड जो है डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आर इशूड टू स्टूडेंट्स एक्सेसिबल इन अ सिक्योर्ड मैनर टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव. सच टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट जो है दैट आर हैपनिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि फैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. तो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ जाएगा. राइट, उसके बाद कहा जाता है न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट इन चेंजिंग गवर्नमेंट रूल्स, फिस्कल पॉलिसीज एक्सेट्रा. तो बेसिकली गवर्नमेंट चेंज होगा तो गवर्नमेंट रूल्स चेंज होंगे, तो यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस है. एंड यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ये जो है बार बार लगातार चेंज होते रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फास्ट, तो दैट इज डायनामिक. तो 1 अगर आप देखोगे तो उसका करेक्ट है ऑप्शन 3. सेकेंड अगर आप देखोगे उसका करेक्ट है ऑप्शन 2. थर्ड का जो है उसका करेक्ट है ऑप्शन 1 एंड यहाँ पे है ऑप्शन 4. ठीक है, तो आप देखोगे 3214, तो 3214 आपको यहाँ पे ढूंढना है. ओके, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जहां पे 3214 गिवन है. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा इज नोन एज डैश. तो भाई इसको ना हम यहाँ पे ग्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. या तो हम साइज के बेसिस पे करते हैं, जैसे इन केस ऑफ मैंगोज. तो मैंगोज में यहाँ पे जहाँ पे डजन पे मैंगोज बिकते हैं, तो कुछ मैंगोज जिसकी प्राइस 1000 होगी, कुछ है जिसकी 800 होगी. मैंगोज सेम है, बट जो 1000 रुपीज डजन होंगे वो बड़े साइज के मैंगोज होंगे, जो 800 रुपीज डजन होंगे वो छोटे साइज के मैंगोज होंगे. सेम इन केस ऑफ पोटैटोज, टोमेटोज, ये चीजों में यहाँ पे किया जाता है. इसको हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ ग्रेडिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है,
चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड टू शिवा कुमार इन हिज फर्म। Question है, Shiva Kumar runs a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Wherever the firm hires new employees on the first day of joining, they are welcome to the organization and are given details about the dress code, lunch timing, introduction to daily operations and fellow colleagues. They are also familiarized with the organization policies, procedures, emergency exits, evacuation procedure, etc. तो भाई जब भी नया एम्प्लॉय आता है, नया एम्प्लॉय को हम जो ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो इसको कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं? इसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेके एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपको पहचानना है। It not only includes educating customers about their rights and responsibilities but also helps in getting their grievances redressed. ये तो correct statement है. It not only requires a judicial machinery for protecting the interests of consumers but also requires a consumer to get together and form themselves into consumer associations associations for protecting and promoting of their interest. ये भी correct statement है. It is a moral duty of any business to take care of consumers' interests and avoid any form of exploitation. ये भी correct statement है. The provision of Consumer Protection Act came into force in 1986. ये जो है यहाँ पे गलत statement है क्योंकि ये 1981 में नहीं 1986 में आया था. ठीक है, तो इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जिसको अमेंड एंड अपडेट किया गया था इन 2019, जो नई एक्ट है जो हम किताब में पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, आइडेंटिफाई द डिसीजन विच इज नॉट टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कौन से डिसीजन लेते हैं? एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा जो है यहाँ पे है डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, प्राइसिंग डिसीजन जो है वो नहीं लेते हैं. प्राइसिंग डिसीजन या प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग से यहाँ पे रिलेटेड है या मार्केटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा है. ठीक है, आगे जाते टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी. तो देखो भाई, फैक्टर्स को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में डाल दिया. ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी, कि भाई मैं अगर पैसा रेस कर रही हूँ या मैं अगर कैपिटल यहाँ पे रेस कर रही हूँ तो इक्विटी से आएगा कि डेट से आएगा, या तो कितना इक्विटी से कितना डेट से यहाँ पे आएगा. तो इसमें से कौन से फैक्टर्स है? चलिए, सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन इंपैक्ट करता है. कैश फ्लो ज्यादा होगा तो डेट ले सकते हैं, वरना हम इक्विटी जाएंगे. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, ये रिलेटेड नहीं है भाई, ये डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये भी भाई यहाँ पे करेक्ट है कि कितना ज्यादा रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है. अगर आप डेट लोगे, डेट रिस्की है, अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो हम डेट के ऊपर ना जाते हुए इक्विटी के ऊपर चले जाएंगे. कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, भाई ये चीज यहाँ पे नहीं होती है. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, जी हाँ, अगर मैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करूंगी तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट जो है यहाँ पे मैटर करता है कि अगर मैं कोई इक्विटी से पैसा लाना है तो कैपिटल मार्केट कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वरना डेट से ही पैसा लाना होगा. ठीक है, नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन. नहीं, लेवल ऑफ कंपटीशन यहाँ पे मैटर नहीं करता है. लेवल ऑफ कंपटीशन जो है यहाँ पे मैटर करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में. ठीक है, तो ऑप्शन ए, सी एंड ई इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन डी. ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन कहता है कंज्यूमर्स कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एमआरपी एक्सेट्रा अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड्स टू बाय. यहाँ पे कंज्यूमर राइट हाईलाइटेड है, कौन सी है वो? तो भाई मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रही हूँ, वो प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड सारी जानकारी मुझे मिले, ये मेरा हक है. तो बेसिकली इसको हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भाई आपको अगर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं. क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट गिवन है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है. स्टेटमेंट 1 है कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ कंपनी. भाई ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है. कंपैरेटिवली डेट से पैसा लाना आसान होता है एज कंपेयर टू इक्विटी. इक्विटी में ब्रोकर है, बैंकर है, अंडरराइटर है, इसका ज्यादा खर्चा हो जाता है. The objective of financial management is to increase shareholders wealth. भाई ये भी स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो उसका मेन जो एम है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ है या इंक्रीजिंग ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ है, आप यहाँ पे कह सकते हो. तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है.
ठीक है, तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आपके यही के यही कंप्लीट हो गए। ऑब्जेक्टिव्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन वाले क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव्स में डाले जाते हैं, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकता है, बट यहाँ पे देखोगे तो सिंपल वाले क्वेश्चंस ही डाले गए थे। केस स्टडी क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो थोड़ा सा क्विकली उसको रैप अप करना है। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपके जो 3 मार्क के क्वेश्चंस है वो शुरू होते हैं। पहले 3 मार्क क्वेश्चंस है, देन 4 मार्क क्वेश्चंस है, देन 6 मार्क क्वेश्चंस है। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीफ क्वेश्चंस प्लस केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस है, तो दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ब्रीफ क्वेश्चन को रफली डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस है। ट्रिकी होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 21 में 2 क्वेश्चन है, या तो आप एक ए को अटेम्प्ट कर सकते हो या तो आप क्वेश्चन बी को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन ए कहता है सेट द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान्स पढ़े थे, हमने देखा था 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान को रिपीटेटिव यूज प्लान भी यहाँ पे कहते हो। व्हाट इज सिंगल यूज प्लान? तो सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है ऐसे प्लान जो कंपनीज बनाती है फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट, जो कि फ्यूचर में रेकर नहीं होने वाला है या फ्यूचर में वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए ये जो प्लान्स है उसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं और आगे जाके फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं होते। प्लान्स एक बार इस्तेमाल होने के बाद ऐसे प्लान्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान्स। 3 to 4 लाइन्स में आपको इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है। चाहो तो एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूज प्लान भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो की है आपके यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग प्लान आर ऑल्सो नोन एज रिपीटेटिव यूज प्लान और रिपीट यूज प्लान, बिकॉज ये जो प्लान्स है ऐसे इवेंट्स के लिए बनाए जाते हैं जो रेकरिंग इन नेचर है, जो बार बार रेकर होता है। तो स्टैंडिंग प्लान्स को हम एक बार बनाते हैं और उसको रिपीटेटिवली यूज करते हैं जब भी वो इवेंट फ्यूचर में वापस आती है या रेकर होती है, इसीलिए इसको रिपीट यूज प्लान भी कहा जाता है। राइट, अगेन आप इसके 1 से 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हो। राइट, चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज स्टेट हाउ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू रिजिडिटी। तो बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के 2 पॉइंट दे दिए हैं, दोनों को आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। तो जब मैं कहती हूँ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्यों क्रिएटिविटी रिड्यूस होता है? क्योंकि एक बार प्लान्स बन गए फिर उनको चेंज करना बार बार यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो एम्प्लॉयज़ के सजेशंस आते भी है, अगर वो प्लान्स को लेकर कुछ अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे सजेशंस आइडियाज़ देना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी क्रिएटिविटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान्स आर नॉट फ्लेक्सिबल, वो रिजिड इन नेचर होते हैं। प्लान्स एक बार बन गए तो उनको बार बार चेंज करना मुमकिन नहीं होता है और इसीलिए प्लान बनने के बाद बस उसको यहाँ पे फॉलो करना होता है, विच लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, तो दोनों को आपको 2 से 3 लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं कि ऑप्शन क्वेश्चन कैसे चूज करना है। अब मुझे लगता है मुझे दोनों क्वेश्चन आता है, तो ये करके नहीं आना है कि भाई दोनों क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करके आऊँ, क्योंकि आपके पास उतना टाइम थ्योरी पेपर में नहीं होता है। मैक्सिमम जितना आप जहाँ पे लिख सको, डायग्राम ड्रॉ कर सको, एग्जाम्पल्स कोड कर सको, वो करना होता है। दोनों लिखोगे तो भी आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स से मिलने वाला है ना। राइट, पहले ये चूज करो कि दोनों में से कौन सा आपको आसान लग रहा है, किसका बेहतर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख पाओगे। अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को चूज करो, दोनों मत लिखो, अंत में टाइम बचा तो भले लिख देना, जगह छोड़ देना, एक साथ दोनों लिख के मत आना। ठीक है, आगे जाते टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, गिव 2 सिचुएशंस इन विच ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट इफेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, जहाँ पे बोल दिया कि 2 सिचुएशन बताओ जहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया, बट ऐसे केस में ऑप्शनल क्वेश्चन भी है जहाँ पे कहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब समझाओ। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता है, सीधा ऑप्शनल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले मैं कहती हूँ कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप बेसिकली क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, जहाँ पे लोग आपको विलिंगली फॉलो करें और आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स उनके द्वारा यहाँ पे कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कौन से सिचुएशंस में यहाँ पे यूजफुल है, तो बहुत सारे सिचुएशंस होता है जहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यूजफुल होता है। एक ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपके जो वर्कर्स है वो स्किल्ड एंड केपेबल ऑफ
ओन डिसीजन मेकिंग नहीं है और आपको उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब कंट्रोल रखना है, उनको मोटिवेट कंटिन्यूसली यहाँ पे करना है, उनसे काम करवा के लेना है, तो ऐसे केस में बेटा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि उनके पास उतनी स्किल्स, कैपेबिलिटी, नॉलेज नहीं है कि वो अपने आप से यहाँ पे डिसीजंस ले सके, सजेशंस दे सके। तो उनको आपको बोलना है कि भाई मैं बोलता हूँ तुम ये काम करो। तो जनरली जो फैक्ट्री वर्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वर्कर से टारगेट्स पूरे करवाने होता है, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेकेंड, ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, क्योंकि क्या होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप में आप कहते हो, सजेशन आता है, फिर आप सुनते हो, फिर आप सोचते हो, तो इसमें समय लग जाता है। जहाँ पे आपको लगता है कि भाई क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, मैं जो बोलूँ वो फाइनल, तो ऐसे केस में भी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेजेस एक्सेट्रा बिटवीन टू पीपल, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर, राइट। अगर मैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन होता है जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट खुद से डेवलप करता है, जिसका मेन एम होता है टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। तो सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको खुद से क्रिएट करता है सो दैट कंपनी में सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अचीव हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली लोगों के साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे बनाया जाता है या किया जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात करते हैं, कोई सिस्टमैटिक या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या चेन ऑफ कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता है, एंड लोग एक दूसरे से यहाँ पे नॉन वर्क रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोनों को आपको 3 से 4 लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, सरप्राइजिंगली न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल सैम्पल पेपर में दे देता है, बट मोस्ट केसेस में बोर्ड पेपर में आता नहीं है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फिर भी आपको करके जाने हैं। जनरली सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, अगर डिटेल बड़ा वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया 6 मार्क में चले जाएगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट छोटा वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन कहता है कि आपको इस केस में 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज आईसीआर। तो भाई आरओआई एंड आईसीआर जो है आपको गिवन डेटा में से कैलकुलेट करना है। क्या क्या डेटा गिवन है, तो सबसे पहले आपको ईबीआईटी दिया है, फिर आपको 10% डिबेंचर्स मतलब ये इंटरेस्ट रेट गिवन है, अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स भी गिवन है, डेट कितना है। थर्ड, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है कि टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, एंड आपको यहाँ पे टैक्स रेट भी गिवन है। देखा जाए तो टैक्स रेट कुछ काम का नहीं है, बट फिर भी गिवन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, राइट। चलिए अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन की बात करें तो पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला मेन आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब भी न्यूमेरिकल्स आ जाए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, स्टेप वाइज इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, वरना मार्क्स कट सकते हैं इवन दो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सबसे पहले मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। हो सके तो आरओआई लिख के मत आना, पहले पूरा लिख दो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में आरओआई लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो बाबू ईबीआई जो है वो तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है। ईबीआईटी कितना है, तो ईबीआईटी यहाँ पे 15 लाख रुपए है, तो डायरेक्ट एज इट इज मैं यहाँ पे डाल दूंगी, दैट इज 50 लाख रुपीज। अब बात आती है टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे मुझे 2 चीजें गिवन है, एक मुझे डेट गिवन है, दूसरा मुझे यहाँ पे इक्विटी कैपिटल यहाँ पे गिवन है। तो देखो बेटा, मुझे बोला है कि डेट 12 लाख का है और ये बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 18 लाख का है। तो टोटल कैपिटल मतलब ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 12 लाख प्लस 18 लाख कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 30 लाख हो जाएगा, राइट। तो मेरा जो टोटल कैपिटल है वो कितना है, तो दैट इज 30 लाख रुपीज। जाहिर सी बात है इंटू 100 करेंगे, बिकॉज आरओआई इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इंटू परसेंटेज। ठीक है, 15 लाख अपॉन 30 लाख करेंगे तो 15 इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ 30, तो यस आपका जो आंसर है दैट विल बी 50%। फाइनल आंसर को अंडरलाइन करना, बॉक्स में डालना मत भूलना, राइट। इसके बाद जो सेकेंड चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है दैट इज आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत रेयर केसेस में आईसीआर पूछा जाता है, बट यहाँ पे पूछा है तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए आईसीआर कैलकुलेट करते हैं, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR, इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, तो इसका फॉर्मूला है दैट इज EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ओके, तो EBIT तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, दैट इज 15 लाख रुपीज, वो तो आप एज इट इज यहाँ पे लिख दोगे। अब इंटरेस्ट की बात करें तो पहली चीज तो बाबू इंटरेस्ट जो है ना आपको अमाउंट फॉर्म में लेना है, अमाउंट फॉर्म में लेना है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला था कि 12 लाख का हमने डेट लिया है जिसके ऊपर 10% इज द इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट रेट है ना। तो बेटा 12 लाख का 10% लोगे तो दैट विल बी 1,20,000 रुपीज, एक जीरो जो है आपको यहाँ पे हटा देना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 रुपीज। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 जीरोज है, इसको आप यहाँ पे कट कर लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाय 12 करना है, तो 12 1 ज़ा 12 करोगे, 3 आपका कैरी ओवर हो गया। ठीक है, तो 12 2 ज़ा 24 करोगे तो आपका 6 कैरी ओवर हो गया, डॉट करोगे तो 60 हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर है 12.5 जो है ये आपका टाइम्स हो जाएगा। याद रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है, तो दिस विल बी 12.5 टाइम्स, राइट। इस तरीके से सॉल्व करोगे, फुल मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि केस स्टडी टाइप यहाँ पे क्वेश्चन है। केस स्टडी टाइप बड़े बड़े क्वेश्चन है तो टेक्निक भूलना नहीं है, पहले आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन पढ़ना है फिर केस के ऊपर जाना है। क्वेश्चन कहता है स्टेट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो भाई ये तो क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड ही नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट। कंसेप्ट मतलब मीनिंग बताना है ना दोस्त, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल्ड मिस्टर विवेक वासवानी टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो भाई बेसिकली मैं कहती हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट ने कैसे मदद की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, राइट। क्वेश्चन कहता है मिस्टर विवेक वासवानी a foodpreneur combined his passion for food with his entrepreneurial skills and started his innovative fast food outlet Ochil in 2021. He had started his career as a food blogger and had noticed that numerous Indian consumers were looking for reasonable and pure vegetarian fast food options for dining out. The high-end restaurants were not opted by many as they were exorbitantly priced. Though many global fast food chains were running across the country, yet not many outlets offered reasonable and healthy pure vegetarian fast food option to the consumer. Ochil became a pioneer in offering a healthy and delicious variety of food. What came as a surprise for consumers was that even without using onion and garlic in the pasta sauce, marinade and ketchup, the food could actually taste great. The company witnessed an increase in net profit of 26% in its second financial year and became a market leader. भाई खाने पीने की बात करती, वो भी पास्ता, ओहो। क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, चलो एनीवेज यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो मिस्टर वासवानी थे, मतलब विवेक वासवानी थे, उन्होंने देखा कि इंडिया फूड मार्केट जो है उसमें एक तरीके से जो वेजिटेरियन फास्ट फूड आइटम्स है ना वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, और है तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा है या तो क्वालिटी अच्छी यहाँ पे नहीं मिलती है। तो बेसिकली उन्होंने देखा कि बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी है, ये बिजनेस में ज़्यादा लोग नहीं है, लोगों को इसकी ज़रूरत है, लोगों को इसकी डिमांड है, बट सप्लाई करने वाला कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने मार्केट को स्टडी करके एक अपॉर्चुनिटी देखी कि जो वेज फास्ट फूड मार्केट है एट अ रीजनेबल प्राइस, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, राइट। तो एक तो चलो मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर दूंगी, तो पहला जो है उसमें मुझे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच आर आउटसाइड द बिजनेस एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, राइट, बट इट विल इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो मैंने उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, बट अब मुझे एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट लिखना है। तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इट helps in identifying business opportunity and get first mover
एडवांटेज। तो भाई एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो बाय टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यही इस केस में यहाँ पे बताया गया है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है और आपको ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे मेंशन करना है और 3 to 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो सेम मेथड आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड बाय मिस्टर अगस्त्य इन हिज अनाउंसमेंट। तो एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट गिवन है। भाई साहब कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे गिवन है, पहले तो आपको वो पहचानना है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस दैट मेक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एनी 3 बोला है तो आपको एनी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करना है। ठीक है, याद रखना एनी 3 बोला तो यू कैन आइडेंटिफाई एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो कि यहाँ पे गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन तो सॉर्टेड है भाई साहब। पहले क्वेश्चन में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, आपको बस मेनली ये पहचानना है। क्वेश्चन कहता है द जनरल मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्य लोखंडे मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि व्हेन वी थिंक ऑफ अ ब्रांड वी थिंक ऑफ रेप्यूटेशन। कोई भी ब्रांड की अगर आप बात करोगे तो उनकी मार्केट में क्या इमेज है, क्या रेप्यूटेशन है, आप उसके बारे में सोचते हो। बट द रेप्यूटेशन इज मेड और ब्रोकन बाय द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेशन। If people are miserable, they can't give their best work and brand suffers. On the contrary, positive result can be observed if there is job satisfaction, effective and efficient functioning. तो भाई उन्होंने सिंपली क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी एक कंपनी है या ब्रांड है, उसकी हम जो वैल्यू है वो उसकी रेपुटेशन या इमेज से दिखता है। तो कंपनी में जो लोग हैं वो अगर मिजरेबल है, मतलब खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत सारे उनके ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम्स है, तो उसका जो असर है ना वो डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस पे होता है। और उसके अगेंस्ट अगर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो एकदम खुश है, ठीक है, मतलब एकदम अच्छे से खुशी खुशी काम कर रहा है, मोटिवेटेड है, मोरल बूस्टेड है, तो उसका भी असर कंपनी के पॉजिटिव रिजल्ट पे दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लोग मोटिवेटेड है या अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट कभी भी लोगों को पर्सनल गोल्स अचीव करने में, मोटिवेटेड रखने में, जो चेंजेस हो रहे हैं वैसे चेंजेस से एडजस्ट करने में मदद करता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज है मोटिवेटेड रहता है, मोरल बूस्टेड रहता है, अच्छा काम करता है, तो इसका असर कंपनी के रेपुटेशन पे दिखता है ना, right? So you cannot see management, but you can see the impact of management in the job satisfaction of employees and in the reputation of the company. हाँ जी, तो यहाँ पे उन्होंने पहली तो ये चीज कहा है कि मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल है। पूरे के पूरे पेपर में सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो मुझे यही लगा था। ठीक है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कीवर्ड गिवन नहीं है जिससे पहचान लो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। बट मेन अगर आप यहाँ पे सोचोगे ना, पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो हम जब कहते हैं मैनेजमेंट इंटेंजिबल है तो उसके एक्सप्लेनेशन याद रखो। जब हम कहते हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल इन नेचर तो हम ये कहते हैं मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कंपनी के एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिजल्ट एंड सक्सेस के मुताबिक। थोड़ा सा अगर वो याद कर लोगे ना तो दिमाग में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताया है। तो भाई एनी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आप बता सकते हो, जैसे आप कह सकते हो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो मैनेजमेंट creates a dynamic organization। तीसरा आप लिख सकते हो मैनेजमेंट helps in achieving the goals of the organization।
ठीक है। तो एनी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस जो भी आप सबसे अच्छे से याद रख पा रहे हो वो आपको यहाँ पे लिख के आना है। सबसे ट्रिकी पार्ट यही था, ये एक चीज थी जिधर बच्चे थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंफ्यूज होने के चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे 2 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले कहा है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द सिलेक्शन प्रोसेस सो एज टू मिनिमाइज द मार्जिन ऑफ एरर सर्टेन टेस्ट आर carried out that attempt to measure the characteristics of individuals. Explain any 4 such tests. तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी 4 सिलेक्शन टेस्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है। टोटल 5 है, उसमें से एनी 4 आपको एक्सप्लेन करना है। Next is, since jobs have been become more complex, the importance of employee training has increased. Training program provides numerous benefits to workers. Explain any 4 points to support this statement. तो बेसिकली यहाँ पे आपको benefits of ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज के एनी 4 पॉइंट्स बताने हैं। अच्छा, मैं होंगी ना आपकी जगह तो मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट है, टेस्ट के जो मतलब टेस्ट को पहली बात तो याद रखना बहुत आसान है, प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन इलैबोरेटेड फॉर्म में है वो लिखना बहुत आसान है। नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन पे जा सकते हो। मेन दिक्कत यही है कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज जो है वो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना इलैबोरेटेड लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं होती तो मैं सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर जाती। अब कोई भी क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जिसको बेहतर लिख सको। ठीक है, पता चला सिलेक्शन टेस्ट याद ही नहीं है, दूसरा वाला क्वेश्चन नहीं लिखा, ऐसे यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कहती हूँ ना सिलेक्शन टेस्ट, तो बाबू सिलेक्शन टेस्ट है ना, एनी 4 बोला है तो 5 में से कोई भी 4 लिख के आओगे तो चलेगा। सेकंड, इसका सीक्वेंस बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एक है जिसको आप यहाँ पे कहते हो इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि इस्तेमाल होता है कोई भी एम्प्लॉय का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो मेजर करने के लिए कि वो कितने अच्छे एंड क्विक डिसीजंस यहाँ पे इन डिफरेंट सिचुएशंस ले पाएगा। दूसरा है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लर्निंग एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई अगर इसको कोई नया काम, नई टेक्नोलॉजी सिखा दे तो ये कितने जल्दी सीख पाएगा। थर्ड जो है वो है आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट जो है बेटा कोई भी एक एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग स्किल्स मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है दैट इज द पर्सनालिटी टेस्ट, जो एक एम्प्लॉय की पर्सनालिटी जो है उसकी मैच्योरिटी, इमोशनल लेवल एक्सेट्रा इसको मेजर करने के लिए चेक होता है। एंड नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट टेस्ट, एम्प्लॉय की इंटरेस्ट कौन से एरियाज में है, किस में है, काम में कितना इंटरेस्टेड है, ये चीजें चेक करने के लिए ये टेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। कोई भी 4 टेस्ट आप लिख सकते हो जिसका आप बेहतर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख पाओ। अगर मैं बात करती हूँ बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि भाई एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। ए डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज नहीं बताया, बट ये बताया कि एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, उसके 4 बेनिफिट्स लिखो। तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज यहाँ पे लिख के आना है। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट आप लिख सकते हो इंक्रीज्ड सैलरीज एंड वेजेस, आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। दूसरा आप लिख सकते हो इंक्रीज्ड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो करियर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, और आप लिख सकते हो इंक्रीज इन नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आइडेंटिफाई द ह्यूमन नीड दैट भानुप्रिया has recognized in order to make the subordinate act towards achievement of organizational goals। तो मैस्लोज नीड हायरार्की की एक नीड यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 incentives that have been provided by Bhanupriya to improve the performance of the employees। तो बेटा यहाँ पे 2 incentives बोला है, ये नहीं बोला है कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन भानुप्रिया जॉइंड एज टेक्निकल हेड ऑफ लॉजिक लोटस इनोवेटर्स शी वाज keen on increasing the productivity and profitability of the company. However, she observed that the employees were demotivated as no attention was given to their work. Also, the workers were given little freedom to make decisions. Bhanupriya decided to stimulate the employees by giving each worker t-shirts with their name on it. She also decided to include workers in work commitments. This helped in improving work committees. This helped in improving the performance of the worker. तो भाई पहली चीज तो वर्कर की ये दिक्कत थी कि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, मतलब यहाँ पे उनका हम पहचान नहीं बनाते थे, तो हमने उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना यहाँ पे शुरू किया. तो जब आप कहते हो कि भाई मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरे को कौन पहचानता है, अब आपको पहचान मिल गई, तो यहाँ पे आपकी कौन सी नीड सेटिस्फाई हुई? देखो बेटा, सबसे बेसिक नीड होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, वो तो यहाँ पे बताया नहीं है. उसके बाद होती है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जहाँ पे आप जॉब सिक्योरिटी मांगते हो, फ्यूचर सेफ्टी देखते हो, वो भी नहीं बताया है. फिर होती है आपकी लव एंड एफेक्शन नीड्स, ठीक है, नीड फॉर बिलोंगिंगनेस, वो भी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुई है. फिर होती है आपकी एस्टीम नीड्स, जहाँ पे आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन की बात होती है. तो भाई यहाँ पे एस्टीम नीड्स ही तो बताया है ना, ये बोला है कि मुझे यहाँ पे एक रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे यहाँ पे एक तरीके से जो है पहचान चाहिए, तो इसमें आपकी एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. दूसरा, अगर मैं कहती हूँ कौन से इंसेंटिव्स का इस्तेमाल किया है, तो पहले तो जब एस्टीम नीड सेटिस्फाई करने के लिए ना जो इंसेंटिव इस्तेमाल होता है जो कि एस्टीम नीड सेटिस्फाई करता है, वो कौन सा है भाई साहब? तो वो एक ही है, दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. ठीक है, जहाँ पे आप एम्प्लॉय को एक पहचान देते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनके काम को रिकॉग्नाइज करते हो, उनको ट्रॉफी देते हो, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड देते हो, तो इस टीम नीड सेटिस्फाई होती है, ईगो सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेरी एक पहचान है, मेरे को सब पहचानते हैं, मेरे को अवार्ड मिला. हाँ, तो इस टीम नीड सेटिस्फाई होती है बाय एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. तो मैंने उनको नाम की टी शर्ट दे दी, तो भाई एक रिकॉग्निशन दिया, दैट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. दूसरा, मैंने यहाँ पे ये बोला कि हमने ये भी डिसाइड किया कि वर्कर्स को अभी हम वर्क कमिटीज़ में इंक्लूड करेंगे. बेसिकली वर्क कमिटीज़ में इंक्लूड करके उनके जो सजेशंस है ये हम वेलकम करेंगे. तो यहाँ पे दूसरी जो फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की है, दैट इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन. ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा. फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन है, अगेन आपको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है. क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग. तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की बात की है, कैसे दोनों बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है, आपको ये एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले प्लानिंग का एक्सप्लेन कर दो कि प्लानिंग जो है यहाँ पे बैकवर्ड लुकिंग इसके लिए है क्योंकि प्लान करने के लिए हम जो प्रीवियस कंट्रोलिंग रिपोर्ट्स है उसको हम चेक करते हैं एंड अकॉर्डिंगली इस साल प्लान करते हैं सो दैट सेम चीजें सेम डिविएशन रिपीट ना हो. साथ ही साथ प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है बिकॉज प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, जहाँ पे हमने जो गोल सेट किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर इवेंट्स के लिए प्लान करते हैं. कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग भी बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है. बैकवर्ड लुकिंग है क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चाहिए जो कि हमें प्लानिंग से मिलता है. कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, कंट्रोलिंग में हम डिविएशंस करेक्ट करके ये भी ध्यान में रखते हैं कि फ्यूचर में ये डिविएशंस जो है रिपीट ना हो, इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है. राइट. उसके बाद जब आप कहते हो द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक्सप्लेन द सब्सिक्वेंट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. मतलब ये बोला कि पहला स्टेप सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, आगे के 2 स्टेप अब आपको एक्सप्लेन करना है. तो आगे के 2 स्टेप्स कौन से हैं? तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड थर्ड स्टेप है कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. ठीक है, तो नेक्स्ट 2 स्टेप्स आपको बता के इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ओके, चलिए आगे जाते बेटा. फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगेन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन कहता है थ्रू हिज एक्यूरेट विजन, जजमेंट एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट, ही प्रेजेंटेड अ स्कीम टू द फार्मर्स वेयर बोथ पैडी एंड वेजिटेबल कुड बी ग्रोन. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव. तो भाई पहले तो आपको फंक्शन पहचानना पड़ेगा, फिर उसके फीचर्स आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे. तो कौन सा फंक्शन है पहले वो तो पहचाने. ठीक है, क्वेश्चन कहता है, वैसे क्वेश्चन मैंने
लेक्चर्स में भी कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है व्हेन चंद्रशेखर शुक्ला रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम द नेदरलैंड्स, ही वाज कन्विंस्ड दैट ही वुड फुलफिल हिज ग्रैंडफादर्स ड्रीम ऑफ कन्वर्टिंग देयर 50-acre land into fertile farm. He started by setting out specific goals and laid down related activities to be performed to achieve the goals. ठीक है, तो पहले गोल सेट किए और वो गोल्स को कैसे अचीव करेगा इसके लिए रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे ले डाउन किए, ठीक है। तो सेटिंग अप ऑफ गोल्स एंड उसको कैसे अचीव करना है उसके लिए एक्टिविटीज ले डाउन करना, ठीक है। तो एक फंक्शन आपको यहाँ पे दिमाग में शायद आया होगा, कोई नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। Soon he launched his own company, Food and Agribusiness Solutions Private Limited. He sought to ensure that future events effectively meet the best interests of the company. He prepared an annual statement for production and sales based on sales forecasting. He noticed that the farmers grew only paddy, due to which land remained idle for subsequent 8 to 9 months of the year. He identified and assessed various alternatives through which farmers could be utilized for the remaining months of the year. Through his accurate vision, judgment and systematic thinking based on analysis of the fact, he presented a scheme to the farmers where both paddy and vegetables can be grown. तो सिस्टमैटिक थिंकिंग किया, गोल सेट किया, गोल को कैसे अचीव करेंगे उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट्स ले डाउन किए, सेटिंग अप ऑफ गोल्स, उसको कैसे अचीव करना है इसके लिए स्टेप्स परफॉर्म करना। तो भाई जाहिर सी बात है मैं कौन से फंक्शन की बात कर रही हूँ, तो यस मैं फंक्शन ऑफ प्लानिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है, बट वो तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड। तो मुझे बेसिकली फीचर्स ऑफ प्लानिंग यहाँ पे बताने हैं, राइट। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग की अगर आप बात करो तो एक आप लिख सकते हो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, दूसरा आप लिख सकते हो प्लानिंग इज द प्राइमरी function of management, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हो planning helps in decision making। नेक्स्ट आप लिख सकते हो planning is a mental एक्सरसाइज। उसके अलावा आप लिख सकते हो प्लानिंग इज कंटिन्यूस इन नेचर। बेसिकली जितने मार्क का क्वेश्चन आ जाए उतने आपको फीचर्स यहाँ पे लिखना है। 4 मार्क के क्वेश्चन है तो 4 फीचर्स लिखो, 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 फीचर्स एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखकर आ जाना, ठीक है। क्लियरली गिवन है यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो सिर्फ पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। अच्छा डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, बहुत सारे डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन है, बट जनरली जो क्वेश्चन रिपीटेटिवली आता है या तो FW टेलर वर्सेस हेनरी फेयल आता है, या तो फंक्शनल वर्सेस डिविजन स्ट्रक्चर आता है, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग आता है, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट आता है, प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट आता है। इस साल अनोखा क्वेश्चन आ गया सैंपल पेपर में, ऐसे क्वेश्चन सरप्राइजिंगली आ सकते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। दोनों को अगर ढंग से पढ़ा ना बहुत आसान से 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ एडवर्टाइजिंग एंड दूसरा मैं यहाँ पे कहती हूँ पर्सनल सेलिंग, ठीक है। तो बेटा मैं अगर एडवर्टाइजिंग की बात करूं ना, पहली चीज तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है इनफ्लेक्सिबल होता है। इनफ्लेक्सिबल काहे होता है बिकॉज एक बार एडवर्टीजमेंट बना दी, आपने उसको पब्लिश कर दी, फिर आप बोलोगे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे नहीं वैसे लिखते हैं, ऐसा नहीं वैसा इमेज डालते हैं, आप नहीं कर सकते। बट अगर मैं पर्सनल सेलिंग की बात करूं तो पर्सनल सेलिंग यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है। आप एक कस्टमर को यहाँ पे सेल्स कर रहे हो, फिर बोलोगे यार ये गलती कर दी, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं वैसे बोलेंगे, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश की बात करूं तो एडवर्टीजमेंट जो है ना वो हमेशा इनफॉर्मल या इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे आप कस्टमर के मुताबिक अपनी एडवर्टीजमेंट मॉडिफाई नहीं करोगे। यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट बनाओगे, सबको सेम एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिखाओगे। बट पर्सनल सेलिंग में ना यहाँ पे पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर आप अकॉर्डिंगली अपनी जो पिच है, जो अपनी सेल्स टेक्निक है, जो अपना कॉन्वर्सेशन है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो,
यहाँ पे बिकॉज एडवर्टीजमेंट है, लोग इसको देखेंगे, स्किप कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई भी डायरेक्ट फीडबैक आपको यहाँ पे नहीं मिलता कि बाबा प्रोडक्ट का और कोई कलर है क्या, प्रोडक्ट में ये फीचर है क्या, डायरेक्ट फीडबैक आपको कभी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है जहाँ पे कस्टमर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछकर उसका जवाब आपसे जो है यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो है यहाँ पे मास कम्युनिकेशन अगर आपको करना है, बहुत जल्दी अगर फास्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है तो लार्ज पीपल तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते हो। पर्सनल सेलिंग में आप इंडिविजुअल कस्टमर को अटेंड करते हो तो मास कम्युनिकेशन नहीं होता है। साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट में पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम होता है क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचती है। पर्सनल सेलिंग में अगर आप पर पर्सन कॉस्ट गिनोगे तो बहुत हाई हो जाता है क्योंकि सेल्स पर्सन एक बार में एक ही पर्सन को अटेंड करता है। ठीक है, तो एनी 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग यहाँ पे लिख सकते हो दो लाइन में एलॉबरेट करके। राइट, चलिए आगे चलते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि अगेन यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बोला है कि आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी जो ऊपर हाईलाइटेड है। सेकेंड ये बोला है कि उसके एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स बताओ एंड उसके एनी 2 फंक्शंस बताओ दैट आर परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट बाय द रेगुलेटरी बॉडी आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। राइट, क्वेश्चन कहता है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th of April 1988 एज एन इंटरिम administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market for investors protection. It was given statutory status in 1990 through the act of parliament. तो भाई किसको हमने सेटअप किया था सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, उसमें डिसिप्लिन लाने के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए? तो इसका आंसर तो भाई कोई भी दे सकता है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम सिंपल में सिंपल डाल दिया कि यहाँ पे हम कौन सी रेगुलेटरी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेबी की। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि सेबी है। ठीक है, तो उसके एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी की बात करो तो एक आप लिख सकते हो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो टू रेगुलेट एंड डेवलप a code of conduct for securities market। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हो to avoid malpractices in trading। तो एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया ना, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, उसके यहाँ पे डेवलपमेंट फंक्शंस आपको बताने हैं एनी 2। ठीक है, एनी 2 फंक्शंस दैट आर परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट फंक्शंस हो गए। तो सेबी के हम अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें जो डेवलपमेंट फंक्शंस है, डेवलपमेंट फंक्शंस एनी 2 आपको यहाँ पे बताना है। तो बाबू मैं अगर डेवलपमेंट फंक्शंस की बात करूं राइट, तो यहाँ पे पहला आप लिख सकते हो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। दूसरा आप लिख सकते हो अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। एनी 2 डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। वैसे प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं आज तक, बट इस बार सरप्राइजिंगली अगेन डेवलपमेंट फंक्शंस आपको पूछ लिए। फंक्शंस ऑफ सेबी घुमा फिरा के कैसे भी पेपर में डाल ही देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 32 है। पहले तो डिफरेंशिएशन बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर आ गया है, आने के हमेशा चांसेस होते ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आपको कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएशन करना है, उसके 6 पॉइंट्स गिवन है। अच्छी बात यह है कि बेसिस याद नहीं रखना पड़ेगा और बेसिस से डिस्टिंग्विश आसान हो जाता है, मतलब आपकी जिंदगी आसान कर दी है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में ये बोला है कि डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन हाउ इफेक्टिव डेलीगेशन हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली बाबू यहाँ पे ना आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन जो है पूछा गया है।
6 मार्क क्वेश्चन से तो जाहिर सी बातें हो सके तो आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स जो है मेंशन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिस्टिंग्विश के ऊपर जाते हैं तो पहला जो बेसिस है दैट इज फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज स्पेशलाइजेशन, तीसरा जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चौथा जो है दैट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है दैट इज कॉस्ट एंड लास्ट जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो ये 6 बेसिस पे मुझे जो है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में डिस्टिंग्विश करना है। जाहिर सी बात है आप एग्जाम में प्रॉपर टेबल वेबल बना के ड्रॉ करोगे, बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपको एक्सप्लेन करना, आंसर बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करूं, अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स लाइन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। आपको इलैबोरेटेड यहाँ पे लिखना है, मैं बस आपको यहाँ पे बताते जा रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे नो शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स होता है। आपको आपके जो प्रोडक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो सक्सेस हो फेलियर हो, उसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होती है, जो उस प्रोडक्ट हेड होता है, डिविजनल हेड होता है, उसके ऊपर आ जाती है। मैनेजरियल डेवलपमेंट की बात करें तो नो मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है एंड यहाँ पे मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे नो मैनेजरियल डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको एक ही फंक्शन के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो फ्यूचर मैनेजर्स यहाँ पे तैयार नहीं होते, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको सारे फंक्शंस की ट्रेनिंग दी जाती है, तो फ्यूचर मैनेजर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। कॉस्ट की बात करें तो ये इकोनॉमिकल है, या तो इसमें कम कॉस्ट होता है, ठीक है, एंड ये एक्सपेंसिव है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मोर वर्कफोर्स क्रिएट करना पड़ता है, तो ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट चला जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, मतलब अगर आप कहोगे कि मल्टी प्रोडक्ट है, ठीक है, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज कर रही है तो लेस कोऑर्डिनेशन होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे नहीं कर पाएगा। बट मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और अगर डिविजनल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रही है तो भाई बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो पाएगा। तो ये बेसिस पे जो है आपको थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करते हुए ये जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है यहाँ पे बताने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली 6 आउट ऑफ 6 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है वहां पे आपको मेनली जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन बताना था, है ना। तो एनी 6 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन जो है आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि डेलीगेशन के कारण इफेक्टिव या प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा वर्कर्स का डेवलपमेंट होता है क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग सीखने मिलता है, काम को करने सीखने मिलता है। 3 डेवलप्स मोरल, या तो आप लिख सकते हो बूस्ट मोरल ऑफ वर्कर्स या तो एम्प्लॉइज। उसके अलावा आप लिख सकते हो रेड्यूसेस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हो basis of management hierarchy एक्सेट्रा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन लिखकर उसको इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड बाय लीना एंड कुशाग्र टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज हुई है, कौन सी वो आपको पहचान के एक्सप्लेन करना है। Leena has been appointed as the operation manager in a small trading company dealing in garments with growing online sales. The company has recently rented space in a warehouse to store garments and mail out orders. In order to take over the responsibilities of order fulfillment, Leena promotes an associate, Kushagra,
to the post of inventory and order fulfillment supervisor. Kushagra has been given the task to assess whether it is best to process orders as they come in or let them accumulate and then to process them in batches. He concludes that accumulating and then processing them in the batches is the best way of fulfilling orders. तो कोई भी काम करने का बेस्ट वे फाइंड आउट करना, ठीक है, फाइंडिंग आउट वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, ये कौन से टेक्निक और साइंटिफिक मैनेजमेंट से आप कर सकते हो? तो कुशाग्र ने जो टेक्निक यूज की है टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे टू अ जॉब, वो कौन सी है? तो भाई साहब दैट इज योर मेथड स्टडी, जो कि एक साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। Through several readings, Sina finds that standard time taken from placement of order to delivery of garment is 100 pieces is 72 hours. This helped her to determine the labor cost. तो बेसिकली कोई भी चीज को या काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम अगर आपको कैलकुलेट करना है टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टू डू अ जॉब, तो आप किससे फाइंड आउट करते हो? तो उसके लिए आप टाइम स्टडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। तो दोनों टेक्निक्स आपको यहाँ पे मिल गई, आपको यहाँ पे मेंशन करके डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ब्रीफ टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो भाई अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहूँ ना, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। तो एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कहूंगी तो बहुत सिंपल है, पी 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 पी, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, एंड प्रमोशन। चारों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा ऑप्शन में क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो भाई प्राइस डिटरमाइन करना है ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उसके लिए एनी 4 फैक्टर्स जो उसको इम्पैक्ट करते हैं वो आपको बताना है। तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट कॉस्ट, कि भाई खर्चा कितना है, खर्चे में प्रॉफिट ऐड करके तो प्राइस रखोगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस कम रखोगे, कंपटीशन कम है, मोनोपोली टाइप है तो आप प्राइस ज्यादा भी रख सकते हो। थर्ड है यहाँ पे लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, तो भाई कुछ चीजों पे ना गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस को फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस भी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हो मार्केटिंग मेथड यूज, तो आपने कितनी एग्रेसिव मार्केटिंग किया, अगर एग्रेसिव मार्केटिंग की है तो ज्यादा प्राइस पे भी प्रोडक्ट बिक जाएगा, एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं की है तो प्राइस कम रखो तो प्रोडक्ट आसानी से बिकेगा। तो एनी 4 पॉइंट्स आपको लिखकर यहाँ पे इलैबोरेट करने हैं। अच्छा यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखो, एनी 4 बोला, एनी 4 ही आपको यहाँ पे लिखना है। टाइम बच गया तो एक्स्ट्रा लिख के आ सकते हो, ठीक है। चलिए एनी विच वेज हमारा यहाँ पे जो सैम्पल पेपर का डिस्कशन एंड सोल्यूशन है यहाँ पे खत्म होता है, एक्सेप्ट फॉर वन क्वेश्चन। मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बच्चे ये नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। सैम्पल पेपर बहुत बेहतरीन आया है, उम्मीद करते हैं कि बोर्ड पेपर भी ऐसा ही आए, सिंपल एंड स्कोरिंग, सो दैट बच्चे आसानी से अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सके। क्या आप सैम्पल पेपर के आंसर्स दे पाए? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आए? कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं हो सके तो उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे दूंगी। बाकी आज के लिए यहीं पे बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।